नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है साइक इट आउट यूट्यूब चैनल पर। हम कर रहे हैं यूनिट थर्ड, और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं तो हम एक नेट की सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, उसके हम थर्ड चैप्टर पर हैं। और थर्ड चैप्टर में हम आ गए हैं, हम लास्ट टॉपिक पर हम कह सकते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट आज हम करेंगे, राइट। और अगर आपने इससे पहले फर्स्ट चैप्टर या थर्ड चैप्टर के बाकी टॉपिक्स नहीं कवर किए हैं या फिर आपको करने हैं, समझने हैं, तो लास्ट वीडियो का लिंक मैं इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या थोड़ा स्वाइप करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। एनीवेज, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट से। जैसा कि आप नोट्स देख सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी रहे, राइट। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट किस लिए होते हैं? टू अंडरस्टैंड अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को समझने के लिए हम ये टेस्ट कर सकते हैं नहीं करते हैं। प्रोजेक्टिव एक होते हैं नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट। नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट हम कर चुके हैं, और ये है प्रोजेक्टिव टेस्ट जो हमारे अनकॉन्शियस माइंड को रिफ्लेक्ट करते हैं। आज हम करेंगे वो वाले टेस्ट। समटाइम्स हाईली आइडियोसिंक्रेटिक रिस्पॉन्सेज दैट रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी, जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है, आपके जो कॉग्निटिव स्टाइल्स हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करता है, या फिर जितनी भी आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ट्रेट्स हैं वो जो रिफ्लेक्ट करेगा उन्हीं को हम बोलते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो रोशास इंक्लॉड टेस्ट है, थीमेटिक है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है इसके एग्जांपल्स, जिसमें से हम कुछ टेस्ट तो अभी भी करेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए या आपके एग्ज़ाम्स में आए कि आपका फर्स्ट प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन सा था, तो वो था वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट, सॉरी हाँ। तो फर्स्ट टेस्ट कौन सा था? दैट इज वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ये आपका पहला प्रोजेक्टिव टेस्ट था, राइट। और कब दिया था? 1916 में। यहाँ लिख रखा है मैंने सब। अब यहाँ पर इस टेस्ट में क्या होता है, बेसिक चीज़ें हम कर रहे हैं। ये ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज होते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर ये ऑब्जेक्टिव होगा तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी को अच्छे से रिफ्लेक्ट तो नहीं कर पाएगा। ओपन एंडेड होगा जब जहाँ पर आप किसी भी तरीके की आपके शब्दों की सीमा ना हो, दैट इज़ ओपन एंडेड। इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होती है यहाँ पर। अब बात आती है मेन मुद्दे की, टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की कुछ टाइप्स होती हैं। एसोसिएशन टेक्निक, जिसमें हम एसोसिएट करते हैं, लाइक इसमें हम एग्जांपल यही ले रखे हैं रोशास का और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का। फिर आता है कंस्ट्रक्शन, कुछ कंस्ट्रक्ट करना, कुछ बनाना, दैट इज़ टीएटी जो हम करेंगे डेफिनेटली अभी, दैट इज़ थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, और आरपीएफटी और ब्लैकी टेस्ट भी। फिर आते हैं आपकी कंप्लीशन जो कंप्लीट करें, राइट। तो सेमी प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं वैसे ये। एक तरीके से इसमें सेंटेंस दिया गया होता है आपको, और फिर ब्लैंक दे रखा होता है आपको, जो ब्लैंक है वो फिल करना होता है, तो ब्लैंक कंप्लीशन टेस्ट, राइट। फिर सेम एक्सप्रेसिव टेस्ट होते हैं, एक्सप्रेस करना, एंड देन चॉइस टेस्ट। तो ये होते हैं हमारी कुछ प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के टाइप्स। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ओके। तो अब हम करेंगे द रोशास इंक्लॉड टेस्ट। हमने देखा ना, ये प्रोजेक्टिव टेक्निक का ही एक पार्ट है, और ये किस टेक्निक का एक पार्ट है? ये है एसोसिएशन टेक्निक का एक पार्ट। ओके। अब ये किसने दिया था? ये हरमन रोशाक्स ने दिया था 1921 में। इसमें टोटल 10 कार्ड्स होते हैं। अब मैंने यहाँ लिख रखा है टोटल 10 कार्ड्स हैं इसमें। जो सेकंड, थर्ड, एथ, नाइन, टेंथ जो कार्ड्स हैं, जो नंबर के कार्ड्स हैं, वो होते हैं कलर्ड कार्ड्स होते हैं, जिसको हम क्रोमेटिक कार्ड्स भी बोलते हैं, राइट। एंड फिर बाकी के जो बच्चे 1, 4, 5, 6, 7, ये जो कार्ड्स होते हैं ये ब्लैक एंड वाइट ग्रेश कलर के होते हैं, जिसको हम एक्रोमेटिक कार्ड्स बोलते हैं। इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती, क्लाइंट जितना टाइम लेना चाहता है वो उतना ले सकता है। लेकिन ये हम समझ सकते हैं कि जिससे कि यूजुअली एक कार्ड में इंसान टाइम लेता है, जस्ट एन एग्जांपल, राइट, 5 मिनट वो टाइम लेता है। बट अगर वो उससे ज़्यादा टाइम ले तो हम बोल सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान को, या जो हमारे पास क्लाइंट आया है, वो एनजाइटी से सफ़र कर रहा है, राइट। मतलब इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी आप खुद देखिए, अगर कोई इंसान उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, समझ नहीं पा रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, लेकिन अपना जो कंफर्म रिस्पॉन्स देने में उसने बहुत ज़्यादा टाइम लिया, तो हम बोल सकते हैं कि वो एनजाइटी है उसमें काफ़ी, राइट। लेकिन ये जो 5 मिनट वाला ही एग्जाम्पल है, मेरी बात को गांठ मत मारना कि अच्छा इसमें ऐसा होता है, ओके। या
और दूसरा क्या होता है इसमें, एक चीज़ जो होती है रोशास टेस्ट में, हमारी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स होती है ना वो बहुत मायने रखती है। एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट जो होता है वही इसको कंडक्ट कर सकता है। वाई? बिकॉज हम जो टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन साथ में ऑब्जर्वेशन भी हमें करनी होती है। उसके फेशियल एक्सप्रेशंस हमें चेक करने होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज हमें चेक करनी होती है, किस तरीके से वो बैठा है, किस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहा है, उसके एक्शंस हमें चेक करने होते हैं। तो हर चीज़ कि किस कार्ड को देख के उसने कितना समय लगाया और किस तरीके से वो देख रहा है, किस तरीके से उसके एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं। तो हमें जो उसका रिस्पॉन्स आया वो तो है ही है, लेकिन साथ में उसके रिस्पॉन्स के साथ में उसके एक्सप्रेशंस, उसकी बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से अफेक्ट हो रही है, हमें वो भी नोटिस करना होता है इसमें। समझ रहे हैं? जैसे कि यहाँ है हाउ सब्जेक्ट होल्ड्स कार्ड्स। इनफैक्ट हमें ये भी ऑब्जर्व करना होता है किस तरीके सब्जेक्ट ने कार्ड को पकड़ा हुआ है। जो फोर्थ कार्ड होता है ये फादर कार्ड के नाम से भी जाना जाता है रोशास टेस्ट में, ये वाला। और जो सेवन्थ कार्ड होता है वो मदर ऑफ द मदर कार्ड, सॉरी, मदर कार्ड के नाम से जाना जाता है। ओके तो अब इसमें क्या होता है, पहले परफॉर्मेंस होती है प्रॉपर, हमने परफॉर्मेंस दे दी, रख ली कि भाई ठीक है, क्लाइंट ने बताया कि मुझे इसमें ये दिख रहा है। फॉर एग्जांपल ही सेड कि मुझे इसमें फ्ला दिख रहा है। वी सेड ओके ठीक है, आपको फ्ला दिख रहा है, हमने उसके सारे रिस्पॉन्सेज ले लिए हैं, बट हम दोबारा से वही चीज़ कंटिन्यू करेंगे। अब हम पूछेंगे कि आपको क्या दिख रहा है, तो कहेगा फ्लावर दिख रहा है। तो हाँ, आप श्योर हैं? क्यों दिख रहा है आपको फ्लावर? कि आपको फ्लावर ही दिख रहा है? हम क्या करते हैं, अगर रिस्पॉन्स ही ना दे रहा हो सामने वाला इंसान, या फिर बहुत ही अजीब से रिस्पॉन्स दे रहा हो, तो हम उसको एक मौका दे सकते हैं कि ओके ओके फाइन, तुम एक ट्राई और ले सकते हो। एज रेंज उसकी होती है अबव 16 ईयर्स। इसमें ये जो मैंने बताया था। अब इसकी स्कोरिंग इस तरीके से होती है, जैसे सबके सारे हमने रिस्पॉन्सेज ले लिए, लेकिन हम रीचेक करते हैं, वापस से पूछते हैं उसके रीजंस के साथ कि इसकी लोकेशन क्या दिखी उसको। ये भी देखते हैं फिर कि कहाँ पे दिखा, कहाँ, मतलब उसको एज अ होल उसने चीज़ देखी है, या फिर उसने कॉमन सी डिटेल देखी है या अनकॉमन डिटेल, जो कि मतलब एक तो होती है कॉमन सी जो ऑलमोस्ट सब लोग देख लेते हैं, एक होता है अनकॉमन, मतलब कि वो देखना इज़ नॉट दैट एक्सपेक्टेड, राइट? तो वो वाली चीज़। या फिर उसने वाइट स्पेस यानी कि उसने बैकग्राउंड पे ज़्यादा फोकस किया है, वो चीज़ें हम नोटिस करते हैं, लोकेशन को भी। देन डिटर्मिनेंट, व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ द ब्लॉट डिटरमाइन द रिस्पॉन्स फॉर्म, उसका कलर, उसका शेडिंग टेक्सचर, शेडिंग डायमेंशन, ये सारी चीज़ें। कंटेंट फिर हम देखते हैं कि कंटेंट क्या है एक्चुअल में। उसने ब्लड देखा, बादल देखे, नेचर से रिलेटेड उसने कुछ चीज़ देखी है, ज्योग्राफी से, फायर से, मतलब क्या एक्चुअल कंटेंट उसने देखा है। देन पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज हम इसमें चेक करते हैं कि क्या उसने कोई पॉपुलर रिस्पॉन्स, बिकॉज इसको बहुत इजी भी हो जाता है, हम गूगल पे सर्च करते हैं कि कितने कार्ड्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सेज आते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि लोगों ने फ्लावर कहा है, जोकर कहा है इस कार्ड को, इसको ये कहा है। तो अगर आपका क्लाइंट वही रिस्पॉन्सेज रिपीट कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट आया है वो लॉजिकल नहीं है, या फिर हम नहीं कह सकते उसको कि ये ओरिजिनल है, राइट? तो उसमें मिलावट है। लेकिन अगर उसके रिस्पॉन्सेज ओरिजिनल आते हैं, उसको एक्चुअल में लगता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो सही है और उसने कोई भी चीटिंग नहीं की है। क्योंकि हम उससे पूछते हैं, उसने रिस्पॉन्स तो दे दिया कि मुझे फ्लावर दिख रहा है, लेकिन हम उससे बाद में पूछेंगे कि आपको फ्लावर कैसे दिखाई दिया, क्या आपने ऐसा कुछ पहले भी देखा है, या फिर आपने इसको किस चीज़ से रिलेट करा, राइट? तो इस तरह की चीज़ें हम पूछते हैं। ओके सो अब आता है नेक्स्ट टेस्ट हमारा, ब्लैकी पिक्चर्स टेस्ट। इसमें ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। ब्लैकी पिक्चर्स टेस्ट में सिर्फ आपको इतना जानना है, सिर्फ जो सिर्फ नहीं मतलब मोस्टली हम सिर्फ मेल चिल्ड्रन के लिए ही करते हैं ये, बेस्ड ऑन फ्रेड साइको सेक्शुअल स्टेजेस। एंड इसका जो मेन एम है वो क्या है, टू टेस्ट इफ चाइल्ड स्टक ऑन एनी स्टेज, मतलब एक बच्चा किसी एक पर्टिकुलर स्टेज पे अटक तो नहीं गया है, सिर्फ ये जो टेस्ट है वो उस चीज़ को दर्शाता है। ओके डन। अब हम करेंगे टीएटी टेस्ट, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ये जो टेस्ट है वो है कंस्ट्रक्शन टेस्ट। हेनरी मुर्रे और क्रिस्टिना मॉर्गन ने इसको बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। इट वॉज बिलीव दैट मटीरियल डिराइव्ड फ्रॉम द टेस्ट कुड सर्व एज द एक्सरे ऑफ पर्सनैलिटी, राइट? तो ये क्या मानता है ये टेस्ट,
कि ये जो है ना आपकी पर्सनालिटी का बिल्कुल एक्सरे निकाल के दे देगा। और जो टेस्ट है वो फ्रेड से इन्फ्लुएंस्ड है। अब इस टेस्ट में कार्ड्स कितने होते हैं? इस टेस्ट में आपके टोटल 31 कार्ड्स हैं। जो 19 कार्ड्स हैं वो फीमेल के लिए हैं, 19 कार्ड्स फॉर मेल। और जो आपका एक कार्ड होता है वो ब्लैंक होता है। गॉट इट? ये देख लीजिएगा। नाउ कार्ड हैव अ कॉन्टेक्स्ट। हर एक कार्ड का एक कॉन्टेक्स्ट आपको दिखेगा। और जो टेस्ट है वो मुर्रे नीड्स थ्योरी एंड डेवलप बाय मॉर्गन एंड मुर्रे। ओके, अब जो इसमें कार्ड्स होती है ना, जो जितनी भी चीज़ें हैं इसमें कॉन्टेक्स्ट है, आपको वो कंप्लीट करना होता है। एंड देन इसमें 20 नीड्स होती हैं। ये हैं आपकी 20 नीड्स जो इस टेस्ट में होती हैं। ये आपको एज सच याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपसे नहीं भी पूछी जाएंगी। लेकिन फिर भी आप एक नज़र डालेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है कि किस तरीके की 20 नीड्स हैं हमारे TAT टेस्ट में। abasement, achievement, affiliation, aggression, autonomy, counteraction, defendance, difference, dominance, exhibition, and so on. Next step, stories should have beginning, middle and ending. जो थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट यानी कि TAT टेस्ट में हम स्टोरी कंप्लीट करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होना चाहिए? उसमें बिगिनिंग यानी कि शुरुआत होनी चाहिए, उसका मिडिल पार्ट होना चाहिए, एंड ऑफ कोर्स उसकी एंडिंग भी होनी चाहिए। और जो उसकी एंडिंग होगी वो दो तरह की हो सकती है, एक हैप्पी एंडिंग एंड एक सैड एंडिंग। अगर उस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है तो हम बोल सकते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो मतलब किस पे फोकस करते हैं, जो या उसकी जो नीड्स हैं वो क्या होंगी? लव, पावर, अचीवमेंट, सक्सेस, समथिंग लाइक दैट, राइट? कि अगर उसकी हैप्पी एंडिंग है तो उसकी नीड्स हैं ये, वो चाहता है ये, या फिर उस चीज़ से घिरा हुआ है। अगर हम बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जस्ट एन एग्ज़ाम्पल आई एम अगेन सेइंग, कि मान लीजिए किसी ने कहा कि अगर आपकी मम्मी आपसे बेहद प्यार करे और एक दिन आपको एक वो बीमार हो जाती हैं, लेकिन फिर भी वो आपकी हेल्प करती है, काम करती है, और आगे ब्लैंक ब्लैंक ब्लैंक, देन आप उसको किस तरीके से फिल करेंगे? कोई लिखेगा कि उसका मैं बिगिनिंग और मिड छोड़ रही हूँ, मैं एंडिंग पे आती हूँ डायरेक्ट। कोई लिखेगा कि वो ठीक हो जाएंगी एंड हम साथ साथ रहेंगे एंड मैं उनकी पूरी पूरी हेल्प कराऊंगी काम करने में, या फिर मैं सारा काम खुद करूँगी। कोई एंडिंग लिखेगा कि मैंने उनकी बहुत हेल्प की, मैं उनके लिए बहुत सैड थी, बट एक दिन आया कि शी डाइड, राइट? तो दो तरीके की एंडिंग हुई, एक सैड और एक हैप्पी। तो जो हैप्पी है वो क्या चाहता है? वो प्यार चाहता है, या पावर, या अचीवमेंट, या सक्सेस, समथिंग इससे रिलेटेड। लेकिन जो सैड एंडिंग होती है, उनकी जो नीड्स होती हैं, फिर वो किस चीज़ पर फोकस करते हैं? एनवायरमेंटल प्रेशर, बिकॉज दे नो कि ऐसा होगा। उनको उनके ऊपर कोई एक एनवायरमेंटल प्रेशर हो सकता है, कोई सिचुएशनल फैक्टर हो सकता है जो उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो और वो उनको रियलिटी ज़्यादा ऐसी लगती हो सकता है कि ज़्यादा बीमार ना हो वो मम्मी उस स्टोरी के अकॉर्डिंग, बिकॉज उसमें ऐसा कुछ नहीं लिख रखा था, लेकिन उन्होंने उसकी उनके ऊपर कुछ सिचुएशन ही ऐसी है कि उनको लगता है कि ये एक रियलिटी है एंड जो कि कभी भी हो सकती है। तो ये वाली चीज़ें तो एंडिंग से हमें पता चल सकता है। अब ये आ गए हमारे 5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिससे हम स्टोरीज़ को थोड़ा सा इवेलुएट कर सकते हैं। एक तो मेन कैरेक्टर, द हीरो। स्कोरिंग फॉर द हीरो इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग हु इज सेंट्रल कैरेक्टर इन द स्टोरी। मतलब हमें ये नोटिस करना होगा कि जो स्टोरी नरेट की गई है उसमें हीरो कौन दर्शाया गया है। द नीड ऑफ द हीरो, हीरो की ज़रूरत क्या थी, उसने क्या कुछ किया, उसकी नीड, उसके मोटिव, या फिर उस हीरो के डिज़ायर्स क्या थे। फिर आइडेंटिफाइंग द प्रेसेस। अ प्रेस रेफर टू एनी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल फैक्टर दैट मे इन्फ्लुएंस विद द नीड ऑफ द हीरो, राइट? तो इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर कौन से इन्फ्लुएंस करते हैं, वो वाली चीज़ें, ये सारी चीज़ें हमें समझनी होंगी। अब आप खुद ही देखिए, ये कोई भी ऐसे ही टेस्ट कंडक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज देयर आर सो मैनी टेस्ट जिसको हम थोड़ा बहुत समझ के हम कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें हर चीज़ ऑब्जर्व करनी है, गहराई तक जाना है। इसलिए इन सब टेस्ट को प्रोजेक्टिव टेस्ट कहा जाता है, कि आपकी पर्सनैलिटी को बिल्कुल दर्शा देते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि एक्सरे बोला जाता है इनको, कि आपकी पर्सनैलिटी का एक्सरे हो जाता है। फिर अब अलग स्कोरिंग सिस्टम, दो तरह की स्कोरिंग हो सकती है, इट कैन बी नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक।
यूज़ ऑफ मैनुअल होता है, इसमें मैनुअल का यूज़ करते हैं और इसमें हम मैनुअल का यूज़ नहीं करते। इसमें साइकोलॉजिस्ट खुद ही इंटरप्रेट करता है स्कोरिंग या रिजल्ट्स को खुद ही इंटरप्रेट करता है, राइट। एंड जब साइकोलॉजिस्ट इंटरप्रेट करता है किसी भी टेस्ट को, एंड जब साइकोलॉजिस्ट इंटरप्रेट करता है टीएटी के रिस्पॉन्सेस को, तो एग्जामिनर टिपिकली फोकसेस ऑन किन किन चीज़ों पे वो फोकस करता है। एक तो कंटेंट ऑफ द स्टोरी का एग्जैक्टली कंटेंट है क्या, कैसा है। देन फीलिंग ऑफ द टोन ऑफ द स्टोरीज, अब उस स्टोरी की पर्टिकुलर टोन या किस फील में लिखी गई होगी, हम वो चीज़ इवेलुएट करते हैं। देन सब्जेक्ट्स बिहेवियर अपार्ट फ्रॉम रिस्पॉन्सेज, कि जो सब्जेक्ट है उसका बिहेवियर कैसा रहा। रिस्पॉन्स तो उसने दे दिए, अब जो उसका बिहेवियर है वो इससे सिमिलर है, सिमेट्रिकल है, या फिर इससे बिल्कुल अपोजिट है, हमें ये चेक करना होता है। अब ये इसके कुछ इंटरप्रिटेशंस हैं, लेवल्स हैं इंटरप्रिटेशन की, जो बेलॉक ने सजेस्ट किए थे, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। तो टेस्ट के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि क्या क्या था इस पर्टिकुलर टेस्ट में और आपको क्या याद करने की ज़रूरत थी। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, दैट इज़ आवर कंस्ट्रक्शन टेक्निक, ये है लास्ट, और इसी के साथ थर्ड यूनिट कंप्लीट ही हो जाएगी। छोटा सा टॉपिक रहता है, कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 4, और उसी के स्टार्टिंग में मैं आपको वो एक छोटा सा टॉपिक है वो मैं कंप्लीट करा दूँगी। तो हमारी जो यूनिट 3 है वो ख़त्म हो चुकी है, आप यही मान के चलिए आज ख़त्म हो चुकी है, लास्ट वीडियो है। अब जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक है वो क्या है, रोजनविंग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट, यानी कि आरपीएफ कंसिस्ट 24 कार्टून पिक्चर। इसमें जो आरपीएफ टेस्ट है वो 24 कार्टून पिक्चर्स उसमें हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट में। ईच पोर्ट्रेइंग 2 पर्सन इन अ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन, इसमें क्या होता है, एक कार्ड दिया जाता है और उसमें 2 कार्टून्स होते हैं, ठीक है। कोई भी, मेरी ड्राइंग का मजाक मत बनाना भाई प्लीज़। ओके, तो ठीक है, इस तरीके से 2 पिक्चर्स होती हैं और इसमें क्या होता है कि 2 स्पीच बलून्स होते हैं। एक और बना देते हैं, इसमें कुछ लिखा हुआ है, राइट। तो एक में लिखा होता है, एक में नहीं लिखा होगा, या तो 2 स्पीच बलून्स, फिल्ड वन फॉर द फ्रस्ट्रेटर। जो फिल्ड होता है ना वो होता है फ्रस्ट्रेटर का, इसका ये है, यार समझ लेना, यहाँ पे तो लिखा भी नहीं जा रहा। ओके, सो ये वाला जो कार्टून है, इसका जो क्लाउड है वो फिल्ड है, राइट। वो जो स्पीच का बलून है वो फिल्ड है, और ये है फ्रस्ट्रेटर, जो फ्रस्ट्रेट करता है। सेकंड जो बलून है ये है फ्रस्ट्रेटेड, जो फ्रस्ट्रेटेड ऑलरेडी हो चुका है। आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो, कि इसने इस इंसान को ये कहा, तो अब आप उस इंसान की जगह पे रह के देखेंगे, यानी कि आप ये इंसान है और मान लीजिए इस इंसान ने कहा है आई हेट यू, तो इस मोमेंट पे आपका जो ब्लैंक है, ये जो क्लाउड है ये खाली है, आपको ये फिल करना है कि आप इस सिचुएशन में क्या कहेंगे। फ्रस्ट्रेटर है जिसने आपको फ्रस्ट्रेट किया है, ये सब बात बोल के आप अब क्या कहेंगे, ये आपको फिल करना है, ठीक है। ये वाला टेस्ट है ये आरपीएफ। अब इसमें बस एग्रेशन का बता रखा है, इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट स्टिल मैं बता रही हूँ बस इतना ही कि एग्रेशन अगर आपसे पूछे कितने तरह का होता है, एक होता है एक्स्ट्रा एग्रेशन, एक इमिग्रेशन, और एक होता है इंटर एग्रेशन। आई नो मतलब कि आपको पता ही होगा, बट फिर भी कई बार क्या होता है कि आपको एग्रेशंस पता होते हैं, ये वाला एग्रेशन ये है, ये वाला एग्रेशन ये है, बट अगर आपसे एकदम से पूछ ले कि एग्रेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप ब्लैंक हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता होते हुए भी आपको ध्यान में नहीं आता। तो ये पॉइंट सिर्फ मैंने इसलिए ही कवर किया है, इस टॉपिक से तालमेल खा रहा था तो मैंने सोचा मैं कर दूँ। तो इसी के साथ गाइस हमारी 3rd यूनिट कंप्लीट होती है, 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है, और हम कल स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसे लाइक करना, कमेंट करना इस वीडियो पे कि आपको क्या पार्ट अच्छा लगा है, क्या पार्ट बहुत अच्छे समझ में आया, या फिर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता, तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा जिसको इसकी ज़रूरत है, जो नेट की तैयारी कर रहा है, फिर जो साइकोलॉजी स्टूडेंट है, उनके लिए ये वीडियोज़ बहुत काम की है, क्योंकि आई होप कि नोट्स काफ़ी ठीक बने हुए हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगी। Thank you so much and take care.